चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो ये कुछ मैंने बुक्स लिखी है बायो में। एनसीईआरटी तो चलो थ्योरी की बुक हो गई। 4 में से एनी 3 ऑब्जेक्टिव बुक्स लगाना कंपलसरी है, तभी जाके 360 आ पाएंगे, वरना 200 से 270 पे लटक जाओगे तुम लोग भी। ठीक है, केमिस्ट्री में 4 लिखिए, 4 में से एनी 3 जो तुमको मार्केट में मिल जाए, जो तुम प्रेफरेबल कर पाओ। ठीक है, बट जेआरबी एक बहुत अच्छी बुक है अगर इसको प्रेफरेबल रखा है। उसके अलावा इन 3 में से हाँ मॉड्यूल भी कंपलसरी है, इन 2 में से ऑप्शनल रख लेना। लेकिन अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो जेआरबी हिंदी में नहीं मिलेगी, इसलिए ये 3 कंपलसरी हो जाती है, नो ऑप्शन। फिजिक्स में या तो डीसी पांडे लगा लो या एमटीजी की चैंपियन लगा लो। चैंपियन में पीवाईक्यू अदर स्टेट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन दिए हैं उसने। मतलब अपन एग्जाम देने जा रहे हैं नीट का, तो वहाँ भी तो यही चाहिए ना अपने को कि हाँ क्वेश्चंस मिले और एग्जाम के क्वेश्चन है। अगर तुम अदर स्टेट के क्वेश्चन लगा रहे हो तो लेवल सेम ही रहेगा, कोई एग्जाम थोड़ी टफ होगी तो थोड़ा, लेकिन आसपास का ही लेवल रहता है। जो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने चाहिए उसी एग्जाम की प्रैक्टिस तुम्हारी यहाँ चैंपियंस हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। बायो में मत लगाना चैंपियन, क्योंकि उसमें बहुत बाहर के क्वेश्चन दिए। पहले बहुत बाहर के क्वेश्चन आते थे, अदर स्टेट्स या स्टेट्स बाहर के क्वेश्चन पूछती थी, लेकिन अब सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स लगा लो। ठीक है, कोई भी तो, और ये लगाना कंपलसरी है हर सब्जेक्ट में। ठीक है, चलो आज का टॉपिक क्या था अपना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कल कहाँ तक पढ़ चुके हैं अपन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको पॉजिटिविटी बोल देता हूँ। हेडिंग तो देखो इसी में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पढ़ना है, लेकिन मेन हेडिंग क्या दी उसने? नेगेटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बोल देता हूँ, नेगेटिविटी पढ़ा देता हूँ तो भी चलता। अभी तक देखो जितने भी टॉपिक अपन ने पढ़े, आयनाइजेशन पढ़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा, फिर अब ये पढ़ेंगे नेगेटिविटी। इसके पहले स्क्रीनिंग पढ़ा, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज पढ़ा, बेसिक्स पढ़ा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड आया ही है इसके पहले भी बहुत बार, तो बेसिक्स तो मैं बता चुका हूँ ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल मैं कोई एटम हूँ, मुझे मेरी कुछ कैपेसिटी होगी सामने वाले एटम से, जो भी दूर कोई एटम है उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कुछ कैपेसिटी होगी ना। हाँ बेटा आ जाओ, ठीक है, बस स्टार्ट ही किया है। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, तो मेरी कुछ कैपेसिटी होगी सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचने की। जितनी ज़्यादा मेरी कैपेसिटी सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचने की, उतनी ज़्यादा मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा मेरी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सामने वाले को, उतनी ज़्यादा मेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद मैं पॉजिटिव बन जाऊँगा ना, तो मेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाली कैपेसिटी बढ़ रही है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि एग्जांपल ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, अगर मैं बोलूँ मैं पैसे वाला हूँ, ठीक है, ये बनना है, तो जब पैसे आएंगे तभी बनूंगा ना, तभी मैं वो नाम दूंगा खुद को, समझ गए? तो यहाँ पे भी वही कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड कब बोला? जब खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तभी बोलूँगा ना नेगेटिविटी, और खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तब बोलूँगा पॉजिटिविटी। तो खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब मैं सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अगर डोनेट कर रहा हूँ तो मेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये इतना समझ में आया? देखो इससे रिलेटेड पता है अपन ने कुछ चीज़ें पहले पढ़ी है, मैं कुछ लिखवाता हूँ। ठीक है, तुम लोग साथ साथ में देखो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पहली लाइन क्या आएगी? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि देखो अगर उसने गेन कर लिया, अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है, अगर गेन कर लिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन खींच के और अपने पास रख लिया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी लिखता तो वो एफिनिटी में रहता। तो यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन गेनिंग, तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो अपन कल पढ़ के आ चुके हैं, है ना। बोला था ना मैंने, अगर शेल में रखा है मतलब बॉन्ड बनेगा मतलब एनर्जी रिलीज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में चले जाता है। लेकिन सिर्फ खींचने की पावर रखना, वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीनों वर्ड्स में क्लियर बताया था कि हाँ इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब एनर्जी दे के निकालना, घूसा मारा उस बॉन्ड को, टूटा तो इलेक्ट्रॉन अलग हो गया तो आयनाइज हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर रख रहा हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, खींचने की पावर के साथ साथ उसको अपने शेल में जहाँ भी जगह है वहाँ अगर बिठा दिया और बॉन्ड बन गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी। अब मान लो अगर कोई एटम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो सामने वाले को क्या कर रहा है? वो ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस।
तो उसकी कौन सी कैपेसिटी अच्छी है? ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी अच्छी है ना, मतलब सामने वाले से ऐसा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या क्या अच्छी होगी? ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। या फिर इसको पता है वो वर्ड ये यूज़ करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एजेंट जब भी वर्ड यूज़ करे ना तो क्या बोलोगे? सामने वाले को ऑक्सीडाइज, खुद रिड्यूस, ठीक है। कैपेसिटी बोलो या ऑक्सीडाइजिंग, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? सामने वाले को ऑक्सीडाइज और खुद कैसे हो जाएंगे? रिड्यूस। समझ में आती है ये चीज? ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड एक चीज और पढ़ी है अपन ने। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल का? फ्लोरीन। तो जितनी चीजें अपन ने अभी तक पढ़ी वो एक साथ कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि पढ़ तो चुके हैं अपन ये। फिर ऑफिशियल जो है कि डेफिनेशन लिखवाना हो, एग्जांपल्स लिखवाना, ऑर्डर्स लिखवाना, वो मैं करवाता हूँ, ठीक है। फिर क्या? फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव को अब मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सब लोग इधर देख लेना है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐसे ही लिखूंगा। पॉजिटिव लिखना हो तो प्लस बना दूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा एक ऑर्डर देखा था अपन ने पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, याद है किसी को? फोन कॉल, फोन कॉल्स, एक कॉल भी नहीं, बहुत सारे। तो FONCL और S, फोन कॉल्स, ठीक है। ये पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। तो मैं पूछूं 118 में से थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। और फिफ्थ मोस्ट सल्फर। समझ गए? ये चीजें पढ़ी है। और कोई पॉइंट लग रहा है क्या तुमको जो अपन ने पढ़ा हो कहीं? अगर कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा होगी कि कम? अगर कोई एटम बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी कि कम? सोचो। इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब क्या? सामने से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, साइज भी छोटा है, तो आयनाइजेशन फ्लोरीन की ज्यादा होती है कि कम? ज्यादा होती है ना। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? साइज छोटा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है। इसका तो काम ही है सामने से इलेक्ट्रॉन खींचना, और तुम इसी से इलेक्ट्रॉन ले जा पाओगे क्या? बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में क्या होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, ऐसे लिख देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स have high ionization energy। अब इन्हीं की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गलत आंसर दिए ना। हाँ देखो, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एग्जांपल मैंने ले लिया ना फ्लोरीन, कोई भी चीज या कोई भी ऑर्डर अगर तुमसे पूछा जाए तो उसका एग्जांपल उठाया करो। मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर क्या होगा, तो एक इधर का एलिमेंट उठाओ, एक इधर का उठाओ, इधर फ्लोरीन और ये, तो तुम देख लो ना इन दोनों में से किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर से इधर बढ़ती है। वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसकी हाई आयनाइजेशन तो होगी। बता दिया है क्यों? क्योंकि इधर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज छोटा है, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ।
ज़्यादा होगी। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि कल पढ़ा था ना, इधर से इधर ऑर्डर में ज़्यादा होती है, साइज छोटा है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव इसका ज़्यादा है, लेकिन थर्ड पीरियड की ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेकंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से, और थर्ड पीरियड में वहीं एक शेल बढ़ जाता है, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी रिपल्शन में, ठीक है। और फिर उसके नीचे तो शेल और बढ़ रहा है, तो और दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऊपर से नीचे तो कम होती है। क्यों? मैंने बोला क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मैं पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ऊपर से नीचे क्या होता है? कम होता है ना, कम होता है। बढ़ता कौन बोला? नहीं, कम होता है, ठीक है। इधर से इधर बढ़ता है, इधर से इधर कम होता है, ठीक है। क्योंकि मान लो न्यूक्लियस यहाँ है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ रखना है, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या ही बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड वीक बना तो एनर्जी भी कम निकलेगी ना। लेकिन अब वही इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है न्यूक्लियस के इतनी पास, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, तो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव, तो ऊपर से नीचे आने पे तो कम हो रही है। लेकिन अपन ये बोलते हैं ना सेकंड पीरियड की ज़्यादा होती है, थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है सेकंड से, क्योंकि यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो उनमें आपस में रिपल्शन ज़्यादा होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन और उसमें, और यहाँ आता है तो वही जगह ज़्यादा मिल गई, तो वो रिपल्शन कम हो पाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ अगर आता है तो और ज़्यादा जगह मिल गई ना, और यहाँ आता है तो और ज़्यादा जगह मिल गई, तो होना तो ये चाहिए था कि फिर अगर आराम से आ रहा है तो नीचे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़नी चाहिए थी। डिस्टेंस भी बढ़ गया, याद रखना है, ठीक है, कि अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो डिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है ना, भले रिपल्शन कम हो रहा है, तो ऐसे रिपल्शन का क्या ही मतलब जो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शेल भी बढ़ रहा है, पावर भी बढ़ रही है न्यूक्लियस की, और ये भी बढ़ा है, लेकिन ठीक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, और ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो दो फैक्टर्स एक साथ फिर उतने काम नहीं कर पाएंगे ढंग से, इसीलिए सिर्फ यही फ्लिप होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की हाई आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके साथ एक पॉइंट और क्या लिख सकता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका एक्सेप्शन क्या जाता है? थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड वालों की ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड से। ये एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर मैं फ्लोरीन को लेके चलूँ तो फ्लोरीन की तो कम हो जाती है ना क्लोरीन से, तो इसीलिए एकदम हाई भी नहीं बोल सकता, ठीक है। और आयनाइजेशन ये, और तीसरा टॉपिक तो खुद ही है, इन्हीं तीन में कंफ्यूजन रहता है मेनली, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी तो रिड्यूसिंग कम होगी, ये अपोजिट कर सकते हो ना, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अपोजिट कर लोगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो अभी तक अपन ने पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में भी आ गया, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को खींचना, ऑर्डर अपन ने बेसिक लिख लिया। अब मैं इधर डेफिनेशन वाला पोर्शन लिख दूँ, डेफिनेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सब चीज़ें, कि साइज से कैसे फर्क पड़ रहा है, जेड इफेक्टिव से कैसे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। मेरे साथ साथ इधर लिखते जाना, ठीक है, फिर मैं समझा दूँगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कुछ पॉइंट्स अपन पढ़ के आ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी होती है, ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी अच्छी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों की, तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन निकलवा लेते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन गेनिंग या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा वो, ठीक है। ये हो गया फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हो गया। फोन कॉल इसके ट्रिक है, पूरे पीरियोडिक टेबल के 118 में से ये 5 है जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, FONCLS, ठीक है, फोन कॉल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई है तो उसकी हाई आयनाइजेशन होगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है क्योंकि वो खुद ही इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है, और उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, कि मान लो अगर कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो खींचेगा ना एकदम से इलेक्ट्रॉन को, और अगर एकदम से इलेक्ट्रॉन को खींचा और जगह भी हुई और बॉन्ड बन गया तो उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, तो हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। ये सब पढ़ चुके हैं अभी तो पढ़ा जस्ट 2 मिनट पहले, ठीक है। चलो अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन देखो, कोई भी जो डेफिनेशन में आएगा ना उसमें ये वर्ड आता है कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। अपन 3 टाइप के बॉन्ड पढ़ के आ चुके हैं ना एटम में, कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। ये एक एटम है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा, अभी दोनों के हिस्से में आ रहा है। मान लो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये तो इसका खुद का था, ये वाला भी अब इसके हिस्से में आ जाएगा तो इसकी कमी भी पूरी हो गई, ये वाला इसका खुद का था और ये वाला इसका हो जाएगा, तो ये दोनों इसके हिस्से में भी आ रहे हैं तो दोनों की कमी पूरी हो गई। समझ में आता है ना, वो ये वाला ऐसे बनाते हैं अपन, ये कुछ लिखा है
डॉट डॉट और बी कुछ लिखा है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इसके हिस्से में भी आ रहा है, ये इसके हिस्से में भी आ रहा है, और ये जो बीच में बॉन्ड बनाते हैं और बी के बीच में, मतलब उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रखें और वो दोनों के हैं, ठीक है। तो मान लो अगर ए में ज़्यादा ताकत है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली, तो वो इस बॉन्ड को अपनी साइड ज़्यादा खींच सकता है ना, और बी में वही ताकत ज़्यादा होगी तो वो इस शेयर्ड पेयर को अपनी साइड खींच लेगा। जो दोनों ने मिलके एक पेयर बनाया, इस पेयर को कौन, देखो बराबर होगी तो वहीं रह जाएगा, अगर इसकी पावर ज़्यादा है तो ये अपनी साइड खींच लेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव या नेगेटिव आ जाएगा, और ये इसकी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा खींच लेगा, तो पार्शियल नेगेटिव इस पर आएगा या नेगेटिव आएगा। तो वो जो लिखा है ए बी अगर बॉन्ड है तो ए पे नेगेटिव कब आएगा, जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी बी से। ए बी अगर बॉन्ड हो तो बी पे नेगेटिव कब आएगा, जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो वो इस बॉन्ड को अपनी साइड ज़्यादा खींच लेगा। ये पूरा खींच लिया तो इसीलिए बॉन्ड तोड़ के प्लस माइनस ही कर दिया। अगर आधा अधूरा खींचता तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बोलता। समझ में आया ना, पार्शियल वाला सिंबल ऐसे बनाता हूँ, ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अगर थोड़ा बहुत खींच पाता तो पूरे खींच लिए तो ऐसा, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ो। द टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी, द कैपेसिटी ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। तो कभी भी पूछा जाए किनके बीच में लगता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचना। ये जैसे उधर बताए थे ना, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम होने चाहिए, ऐसे यहाँ क्या होना चाहिए, कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही खींचेगा। समझ गया ना, ठीक है। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई डाउट? चलो अब पोलर कोवेलेंट या आयनिक, देखो कोवेलेंट है, एक बॉन्ड है जो शेयरिंग से बना है कोवेलेंट, लेकिन मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है, तो वो कोवेलेंट से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, अगर एक साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते जा रहे हैं तो धीरे धीरे आयनिक में कन्वर्ट हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा पार्शियल आयनिक, और पूरे खींच लिया तो पूरे आयनिक हो जाएगा। तो पोलर कोवेलेंट किसको बोलेंगे, पहले कोवेलेंट है, धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन खिंचा रहे हैं तो वो धीरे धीरे कोवेलेंट से आयनिक में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो पोलर का मतलब ही होता है ना चार्ज, तो कोवेलेंट में धीरे धीरे अब चार्ज आने लगा, तो क्या बोला, पोलर कोवेलेंट, या फिर पूरे ही खिंचा गया तो आयनिक। तो ए बी में अगर पोलर कोवेलेंट आएगा तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव लिखूंगा, पोलर अगर आ रहा है तो। ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर ये और इस पर कम, ठीक है। तो पोलर कोवेलेंट होगा तो ये, और आयनिक होता है तो क्या बोलते हैं, या तो पूरे प्लस आ गया या पूरे माइनस आ गया, आया। तो जो बॉन्ड अगर धीरे धीरे खिंचा रहा है, आधा अधूरा खींच पाया, पूरा नहीं खींच पाया, ठीक है, तो पोलर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पूरे खींच लिया तो इस पर नेगेटिव उस पर पॉजिटिव, बात ही बताऊँ, क्लियर। तो पोलर कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड ऑफ ए बी में बी डिफाइंड एज ए माइनस बी प्लस, ये कब होगा, जब आयनिक हो जाएगा, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसीलिए इस पे माइनस, यहाँ अगर बी की ज़्यादा है तो बी पे माइनस, और वो लिख दिया मैंने किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है। अगला, जितना ज़्यादा छोटा एटम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट ऑफ द टाइम उतनी ज़्यादा, स्मॉलर एटम से मोर फ्लोरीन, देखो इधर से इधर साइज छोटा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है ना, तो स्मॉलर एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द लार्जर एटम अगर कंपेयर किया जाएगा तो, ठीक है। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है पीरियोडिक टेबल में, वो अपन याद कर लेंगे कि किन किन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, भले साइज ऊपर नीचे होंगे जो भी है लेकिन सेम है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अब कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, तुम लोग बताओ एक दो। साइज, एक तो जितना ज़्यादा छोटा एटम का साइज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्वर्सली इसीलिए बोलते हैं ना एक ज़्यादा तो एक कम, तो ये जितना ज़्यादा छोटा साइज उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है ना ऐसे, तो साइज अगर ऊपर से नीचे आने पे बढ़ रहा है तो सबसे छोटा वाला साइज ये है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, इसकी सबसे कम, क्लियर है। चलो अगला ये वाला पढ़ लेते हैं, चलो ये पढ़ लेते हैं। जेड इफेक्टिव मतलब फाइनल न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग सब माइनस करके फाइनली कितने से खींच रहा है, ठीक है। ये स्क्रीनिंग और दोनों साथ में समझ लेंगे, चलो सब साथ में ही है, ठीक है। मान लो एक ये न्यूक्लियस है, इस पर प्लस चार्ज है, बाहर 2 3 4 रिंग हैं, ठीक है, 3 4 रिंग समझ लो, तो तीनों रिंग में अंदर इलेक्ट्रॉन भरे और चौथी रिंग में मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में से मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया कि हाँ इसके लिए मेरे को बताओ क्या है, ठीक है चीज़ है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है, देखो अट्रैक्ट सारे ही थोड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन मैं अगर सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ 5वें रिंग के एक इलेक्ट्रॉन की, तो 5वें रिंग का एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से खिंचा रहा होगा, लेकिन उस खिंचाने को अपोज करने में कितने हेल्प कर रहे हैं, उस खुद के रिंग के 4 तो धक्का दे ही रहे होंगे उसको,
अंदर वाले भी सारे इलेक्ट्रॉन माइनस है ना, तो माइनस माइनस को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब भी उसको दूर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियस कुछ पावर से उसको फिर भी खींचने की कोशिश कर रहा है। तो फाइनल जो न्यूक्लियस की पावर है जिससे वो खींच पा रहा है उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो जो शेयर किया है उसने बॉन्ड में उस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की कोशिश कर लेगा ना। मान लो अगर ये एटम है, ये दूसरा एटम है, समझ गया ना, दो एटम है, ये पहला और ये दूसरा, और बीच में जो बॉन्ड बना है इनके, इस बॉन्ड को ये कब खींच पाएगा, जब इसके न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी। उसके न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा होगी तो वो खींच लेगा। तो जेड इफेक्टिव का तो डायरेक्टली होगा ना, जिसके न्यूक्लियस की पावर ज़्यादा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और न्यूक्लियस की पावर कहाँ से देखते हैं, प्लस चार्ज से, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतनी ही उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो तो एक्स्ट्रा चार्ज आया ना, तो अगर वो अब इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो रिपल करेगा उससे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। मान लो अगर ये F नेगेटिव है, अब मैं बोल रहा हूँ इस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ आना है, कोई दूसरा बॉन्ड, तो ये तो रिपेल कर देगा ना, तो नेगेटिव वाले पे नहीं। लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बनेगा नहीं, कोई सा भी पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वाला तो और खींचना चाहेगा ना, प्लस माइनस अट्रैक्ट, तो पॉजिटिव वाले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नेगेटिव वाले के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आया कोई डाउट। चलो अब स्क्रीनिंग के इन्वर्सली, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, बीच में स्क्रीन बनना, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अंदर वाली रिंग से स्क्रीन बनना कि ये कितना उसके अट्रैक्शन में अपोज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से खिंचा रहा है इसमें कितनी रुकावटें पैदा कर रहा है बीच वाले सारे इलेक्ट्रॉन या बीच वाली सारी रिंग्स। ठीक है, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर इसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, सब माइनस है तो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाले न्यूक्लियस से खिंचाने की कोशिश कर रहा है। तो स्क्रीनिंग मतलब ये सारे मिलके जो धक्का दे रहे हैं, स्क्रीनिंग जितनी ज़्यादा होगी ये कम खींच पाएगा ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई। स्क्रीनिंग जितनी ज़्यादा, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उतने ही वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, तो वो नहीं आ पाएगा ना न्यूक्लियस के पास खींचने में। तो स्क्रीनिंग जितनी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम। समझ में आया पॉइंट, कोई डाउट किसी को। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल्स का तो काम ही होता है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो क्यों सामने वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फालतू में अपनी साइड खींचेगा, तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऊपर से नीचे मेटेलिक बढ़ता है, ये पता है ना अपने को, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है, मेटेलिक बढ़ता है, और जितना ज़्यादा बड़ा साइज उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उससे भी बताया अभी। तो मेटेलिक इन्वर्सली है, नॉन मेटेलिक डायरेक्टली। नॉन मेटेलिक कौन है, फ्लोरीन क्लोरीन ये सब, तो नॉन मेटेलिक इधर है ना, तो नॉन मेटेलिक का साइज भी छोटा है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा अच्छा है। हुआ क्लियर है, ये आए 2 पॉइंट। ठीक है, एक और ये परसेंटेज एस कैरेक्टर। देखो जब अगला चैप्टर आएगा ना अपना पीरियोडिसिटी के बाद, हाइब्रिड केमिकल बॉन्डिंग, उसमें एक टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड्स बनते हैं, वो बहुत अच्छे से समझेंगे एकदम थ्योरेटिकल में इमेजिन करके। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में ये चीज़ें तुम 11th-12 में फिर भी पढ़ के आए होंगे थोड़ा, sp sp2 sp3 sp3 d3 d2 d2 d3। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं s और p, ठीक है, इसमें s का कितना परसेंटेज है, 50%। अगर ये 2 चीज़ से मिलके बना है तो आधा आधा होगा ना, तो इसमें s का कितना है, 50%। ये 3 चीज़ों से मिलके बना है, 2p और 1 s, तो 3 चीज़ से मिलके बना है, तो 100 का 3 पार्ट कर दूं 33.33 होता है, तो इसमें s का तो एक ही पार्ट है ना, तो ये कितना होगा s का, 33.33%। आया फ़ोन, ये 4 चीज़ों से मिलके बना है, 3p और 1 s, तो 4 हिस्से होंगे ना 100 के, 4 हिस्से मतलब 25-25 के, जिसमें से s का तो सिर्फ एक ही है ना, मतलब 25 ही आ रहा है इसके उसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 25%। ठीक है, ये समझ में आया। तो इसको बोलते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, कि 100 में से कितना परसेंट एस अकोमोडेट कर रहा है। जितना ज़्यादा एस अकोमोडेट करेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज़्यादा परसेंटेज एस होगा। देखो अभी तुम ये निकाल नहीं पाओगे हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि सीखे नहीं है, लेकिन जब अगले चैप्टर में निकालना सीख जाओगे कि मान लो मैंने कुछ 4 दिए, एक CO2 दिया, एक FO2 दे दिया, एक B2O3 दे दिया, अब इनके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन से जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग तुम पता कर सकते हो ना, जिसमें एस जितना ज़्यादा वो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि मान लो अगर मैं तुमको ये बोल दूँ CO2 और क्या बोलता हूँ B2O3, इसमें कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कैसे पता कर लोगे, नहीं पता कर पाओगे डायरेक्टली, तो नहीं पता कर पाओगे ना ऐसे, क्योंकि तो पूरे मॉलिक्यूल हो गए। तो इसमें कैसे पता करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद तुमको पता लग जाएगा कि हाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन ये आ रहा है। वैसे तो चार्ज से भी थोड़ा बहुत कोशिश करोगे देखने की, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से क्या मिलेगा तुमको, sp sp2 sp3,
और वहाँ से पता कर लोगे जिसमें जितना ज़्यादा S वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये चीज़ वहाँ ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। तो परसेंटेज ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक भी होता है। देखो एसिडिक का मतलब खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे समझो। मान लो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो मैं उतना ही ज़्यादा एसिडिक भी हूँ, ठीक है, और मैं उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हूँ ना। अगर पॉजिटिव चार्ज मेरे ऊपर है तो मैं चाहता हूँ ना इलेक्ट्रॉन लेना, तो अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और वो हाईली एसिडिक भी है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी और धीरे धीरे समझ में आएगी, ये तीन जो चीज़ें, क्योंकि इसके कुछ कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक से लग रहे हैं, कुछ अगले चैप्टर से रिलेटेड है। तो परसेंटेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर है, ठीक है। और sp में 3 बॉन्ड वाला देखो ये वैसा आएगा कि 2 डबल बॉन्ड या फिर 1 3 बॉन्ड, ये अगले में सीख लोगे अच्छे से। sp2 में डबल बॉन्ड, sp3 में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। चलो तो कुछ अभी अगर तुमको दिखेगा ट्रिपल बॉन्ड वाला एक कहीं भी आ रहा है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बजाय डबल बॉन्ड के, बजाय सिंगल बॉन्ड के। बॉन्ड्स बनाना अपन अगले चैप्टर में ही सीखेंगे, क्योंकि अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक में ये चीज़ें पढ़ते हो ना, एक ये बनता है, कभी इधर 3 1 लग जाता है, कभी एक ही लग रहे हैं, समझ में आए? हाँ 9 10 में। तो फिर इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं sp3 sp तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ना उसके हिसाब से, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जहाँ डबल बॉन्ड है फिर वो उससे कम, फिर सिंगल वाले उससे कम, समझ में आया? तो ऐसे करके चीज़ें चलेगी। तो ये वाला पॉइंट फिर थोड़ा अगले चैप्टर से ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी यहाँ लिख लो, ठीक है। क्या है सारा? अगला टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लिया अपन ने क्या होता है, ठीक है। इसके कुछ ऑर्डर्स देख लिए, ठीक है। अब देखना है कि लेफ्ट से राइट में क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम में क्या हो रहा है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास एक्सेप्शन है नहीं, 2 ही हैं बस। लेफ्ट से राइट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, साइज डिक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। टॉप से बॉटम में साइज इंक्रीज हो रहा है लेकिन जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहता है, अपन ने बढ़ा कि न्यूक्लियर पावर और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर पावर बढ़ी इलेक्ट्रॉन दूर हुआ, न्यूक्लियर पावर बढ़ी इलेक्ट्रॉन और दूर हुआ, न्यूक्लियर पावर बढ़ी इलेक्ट्रॉन और दूर हुआ, तो जेड इफेक्टिव तो फाइनली वहीं के वहीं रह रहा है। तो जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट ही रहता है, तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ साइज देखेंगे फिर कि साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप से बॉटम में कम हो रही है और लेफ्ट से राइट में बढ़ रही है, इतना ठीक है। अब ये जो टॉप से बॉटम में कम हो रही है इसमें कहीं कहीं एक्सेप्शंस है, क्योंकि देखो टॉप से बॉटम में आने में कहीं कहीं डी ब्लॉक पहली बार आया है, कहीं कहीं लेंथेनॉइड्स पहली बार आया है। तो जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक एल्यूमिनियम गैलियम में शिफ्ट आता है और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो सीजियम फ्रांशियम वाला शिफ्ट आता है, ये 2 एक्सेप्शन है बस, ठीक है। तो एक्सेप्शन में क्या है, सीजियम फ्रांशियम की इक्वल होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। समझ गए ना क्यों? हेलिना की रब से फरियाद, तो से फरियाद में से के बाद से छठे पीरियड का है ना, तो छठे पीरियड में लेंथेनाइड आ जाता है, उसके बाद लेंथेनाइड आएगा, फिर डी आएगा, फिर पी आएगा, फिर जाके फ्रांशियम आएगा। तो फ्रांशियम तक आने के लिए बीच में 32 एलिमेंट है, हाँ 32 होते हैं ना, 14 इसके एफ के प्लस सब मिला लो तो 32, तो 32 से न्यूक्लियर पावर बढ़ती है एकदम से। तो भले ही साइज बढ़ता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होकर और छोटा हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होकर अगर साइज छोटा हो गया लेकिन न्यूक्लियर पावर तो ज़्यादा ही है ना, तो भले ही दोनों का साइज सेम आ रहा है अब ऑलमोस्ट, लेकिन न्यूक्लियर पावर बढ़ गई नीचे वाले की, तो वो ज़्यादा खींच पाएगा ना इलेक्ट्रॉन को। लेकिन होना क्या चाहिए था, नॉर्मल में साइज बढ़ रहा है तो कम होना चाहिए था, तो इसीलिए इसका ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, बोल सकते हो फ्रेंशियम का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बिकॉज फ्रॉम फ्यूजियम टू फ्रेंशियम ओनली 1 शेल इंक्रीज, रिंग 1 से बढ़ी है लेकिन न्यूक्लियर पावर कितने से बढ़ती है, 32 से, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द शेल, समझ गए? तो शेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो शेल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये लिख लेना, ठीक है। क्लियर हुआ है? अब उसके बाद ये कुछ 2 पॉइंट लिखे हैं बीच में कि ये देखो, एक एक्सेप्शन ये हो गया, दूसरा एक्सेप्शन इधर नहीं लिखा है, ये रहा नीचे, और तीसरा एक वहाँ लिखा है। 3 एक्सेप्शन से याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फ्लोरीन क्लोरीन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होता है, क्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। अब इसमें अपने को पता है फ्लोरीन का साइज क्यों होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज बड़ा है तो कम रिपल्शन, इसमें ज़्यादा रिपल्शन। सेकेंड ये होता है कि क्लोरीन के पास 3D के भी एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के पास 3D सबशेल अवेलेबल है,
इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। वहीं फ्लोरीन के पास ऐसा कुछ अवेलेबल है नहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, वो एक डब्बे में अनपेयर्ड है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये आया समझ में? ठीक है, अगला बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली में आता है ना बैगन, आलू, गाजर, तो एल्यूमिनियम गैलियम के बीच में ट्रांजिशन आ जाता है गैलियम के पहले, तो यहाँ पे वही वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इरेगुलर हो जाती है। नॉर्मली क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ शिफ्ट हो रहा है ना, तो इरेगुलर हो गई व्हाइल गोइंग फ्रॉम डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक, और वहां पे लेंथेनॉइड थे, तो यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और नीचे वाले में क्या है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे थे वहाँ बीच में और वहाँ एफ का आ रहे थे, तो ट्रांजिशन लिख दिया। ठीक है, तो गैलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाता है एल्यूमिनियम से। यहाँ पे भी फ्रेंशियम को ज्यादा बोल सकते हो सीजियम से, या बराबर ऑलमोस्ट दोनों चीजें। ठीक है, बिकॉज ऑफ गैलियम एंड एल्यूमिनियम है सेम एटॉमिक साइज, साइज बढ़ना चाहिए था लेकिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज सेम हो गया, लेकिन न्यूक्लियर पावर तो बड़ी है ना। आ रहा है सुनो, न्यूक्लियर नहीं आया, ध्यान दे इधर। अगर साइज मान लो इसका ऐसा है, इसका साइज ये वाला है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन की वजह, और इसमें कुछ न्यूक्लियर पावर है, इसमें न्यूक्लियर पावर बढ़ ही रही है पक्का, है ना, 18 से 10 ही आ जाते तो 18 से बढ़ रही है, तो 18 से न्यूक्लियर पावर बढ़ने की वजह से इसका साइज भी इसके बराबर हो गया। साइज अगर दोनों के बराबर होगा, ये भी यहीं पे और ये भी यहीं पे, लेकिन इसकी न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी फिर इसी की ज़्यादा रहेगी, इसीलिए ये गैलियम एल्यूमिनियम का ज़्यादा हो जाता है। एटॉमिक साइज गैलियम एल्यूमिनियम को ऑलमोस्ट बराबर रहता है, ये बताया सेम, और आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम की ज़्यादा होती है। अब साइज बराबर होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना भी टफ रहेगा, और न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है, तो आइए तीनों चीज़ें समझ में। ठीक है, चलो इधर आ जाओ अगला, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी मतलब जो बॉन्ड बन रहा है वो कितना स्ट्रांग बॉन्ड है। तो देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई रहेगा, कि एक अच्छे से इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे इसको अपन बना लेते हैं, यहाँ बना देता हूँ मैं। ठीक है, HF, HCl, HBr और HI। हाइड्रोजन का साइज यही होगा, फ्लोरीन का साइज, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। तो अगर ये चार चीज़ें बनाए, इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन दिखेगा, जो ऑलमोस्ट सेम सेम साइज के आ रहे होंगे, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे ना। और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसी में बनेगा। ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, आयोडीन है ना, ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्ड वीक हो जाएगा ना। और साइज से भी कंपेयर कर लो कि इतना बड़ा साइज छोटा साइज, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा उनका, तो इसीलिए ऊपर से नीचे आने पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम, स्टेबल कम हो रहा है ना। तो वही चीज़ लिखिए कि बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ऊपर वाले की। तो HF, HCl, HBr, HI, ये बॉन्ड एनर्जी समझ में आया चारों इस डायग्राम से। ठीक है, और उधर तीसरा एक्सेप्शन, हाँ ये रहा है ना, यहाँ लिख लेना। दो एक्सेप्शन ये थे, एक सीजियम फ्रेंशियम का, एक अपना गैलियम एल्यूमिनियम वाला, और एक और जिंक कैडमियम मरकरी। ऊपर से नीचे आता है जिंक कैडमियम मरकरी, तो होना इसमें क्या चाहिए था, साइज बढ़ रहा है तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ज़्यादा है। ठीक है, याद रखना है, 3 एक्सेप्शन है। फिर अगला एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन कितना ज़्यादा बेसिक होगा। देखो अगर किसी के भी साथ हाइड्राइड जुड़ा है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हाइड्राइड बोलते हैं। OH जुड़ा है तो क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। तो दो चीज़ें लिखी है मैंने यहाँ पे, एक वर्ड लिखा है हाइड्राइड, एक वर्ड लिखा है सेकंड पे हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, OH, हाइड्राइड का मतलब होता है O, बस। और ऑक्साइड का सॉरी हाइड्राइड का मतलब होता है H, और ऑक्साइड का मतलब होता है O। हाइड्राइड्स मतलब H, हाइड्रो ऑक्साइड तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड भी है, और सिर्फ ऑक्साइड बोलूँ तो सिर्फ ऑक्सीजन होगा, सिर्फ हाइड्राइड बोलो तो सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ ऑक्साइड बोलो तो सिर्फ ऑक्साइड का अगला लिखेंगे अपन, इसको हो गया। ठीक है, तो हाइड्राइड लिख लिया, हाइड्रो ऑक्साइड लिख लिया, इसके बाद ऑक्साइड लिखेंगे। समझ में आया ये वर्ड्स के मतलब क्या है। तो किसी के भी साथ में अगर हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, सोडियम के साथ हाइड्रोजन तो सोडियम हाइड्राइड, सोडियम के साथ OH लगा दिया तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। समझ में आया कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ पता करनी है। देखो कोई मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी बॉन्ड की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी ना। ये मॉलिक्यूल स्टेबल दिख रहा है तो उसकी बॉन्ड की एनर्जी उतनी स्ट्रांग होगी, तो जो मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा।
अगर किसी की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो क्या ये अपना मॉलिक्यूल तोड़ के किसी को देगा? नहीं ना। तो इसका हाइड्रोजन अगर जुड़ा है, मैं बोल रहा हूँ हाइड्राइड है, तो हाइड्रोजन कहीं नहीं जा पाएगा। और हाइड्रोजन डोनेट करना मतलब एसिडिक कैरेक्टर, अभी हाइड्रोजन नहीं दे पा रहा तो इसका वीक एसिड रह गया ना। ठीक है बेटा, आ रहा है तुमको समझ में? चलो, तो ये कुछ 4 चीज़ें लिखी है मैंने, वहीं से समझेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोहेलाइड्स। ये हेलाइड है, सारे हेलाइड्स बोलते हैं ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को, और उनके साथ हाइड्रोजन लगा दिया तो हाइड्रोहेलाइड्स। ये हाइड्रो और ये हेलाइड्स, कोई डाउट? तो हाइड्रोहेलाइड। तो इन हाइड्रोहेलाइड्स का वो पूछ रहा है स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, फिर ये, देखो बना दिया। कोई डाउट इसमें किसी को? अगला एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड का मतलब क्या होता है? डोनेट H+। एसिड कौन होते हैं? जो H+ को डोनेट करते हैं, H- नहीं है, याद रखना, H+। ठीक है, तो जो H+ डोनेट करते हैं। अब इन चारों में से H+ आराम से कौन डोनेट कर देगा? ये, क्योंकि इसका तो बॉन्ड स्ट्रांग है ना, तो वो थोड़ी ना टूटेगा। आया समझ में? ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर ये देखो ऑर्डर लिख दिया। कोई डाउट किसी को? थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल मतलब बॉडी होता है ना, गर्म करना, हीट। तो थर्मली स्टेबल कौन है? मान लो इन चारों को मैंने आग पे या स्टोव पे, गैस पे रख दिया, तो कौन जल्दी टूट जाएगा? ये, उसका तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, तो वो तो नहीं टूटेगा इतनी जल्दी गर्म करने पे भी। ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। दिख ही रहा है अनस्टेबल है, कितना छोटा है कितना बड़ा, साइज में भी देख लो, और बॉन्ड भी इनका इतना अच्छा नहीं है। तो थर्मली स्टेबल कौन होगा? ऊपर वाला, तो वो सबसे ज़्यादा, फिर ये। कोई डाउट? अगला एसिडिक नेचर। एसिड का मतलब ही है भाई H+, ये 2 बार लिख दिया। एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिक नेचर एक ही बात है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर भाई इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि H+ से आराम से डोनेट कर देगा, फिर ये। तो जो 4 चीज़ें लिखी समझ में आई क्या है? कोई डाउट इसमें किसी को भी? ठीक है, तो ये हाइड्राइड्स की मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ बताई है। अब अगर हाइड्रो ऑक्साइड होता तो कैसे बताऊँगा? देखो यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूँ, मैंने लिखा एक ए एलिमेंट लिखा, और उसके साथ क्या जोड़ दिया मैंने? अगर हाइड्राइड होता तो डायरेक्ट मैं हाइड्रोजन देख रहा हूँ कि ये कितना खींच रहा है, उसको नहीं खींच रहा है। अगर इसी की जगह मैंने क्या बोला है अभी तुमको? हाइड्रो ऑक्साइड है। तो अगर हाइड्रो ऑक्साइड, देखो बेस OH होता है, अपन पता है कि OH डोनेट हो जाता है तो क्या होता है? बेस। H डोनेट होता है तो क्या होता है? एसिड। इतना पता है। अब अल्कोहल अपन पढ़ते हैं ना, ऑर्गेनिक में कभी सुना होगा, अल्कोहल OH होता है। और अल्कोहल की जब रिएक्शंस पढ़ोगे ना, तो कुछ अल्कोहल की रिएक्शंस में वो H+ डोनेट करता है, कुछ अल्कोहल की रिएक्शन में पूरा OH ही डोनेट कर देता है। तो जब H+ डोनेट करेगा तो अल्कोहल किसके जैसे बिहेव कर रहा है? एसिड। जब OH डोनेट कर देगा तो बेस। ये समझ में आया कि अल्कोहल है, अगर अल्कोहल अपना सिर्फ H+ देता है सामने वाले को तो एसिड जैसे बिहेव कर रहा है, अगर OH देता है तो बेस जैसे बिहेव कर रहा है। ये समझ में आया? ठीक है, और अगर ये वाला पॉइंट, अब देखो अगर मैंने बोला कोई भी एलिमेंट के साथ OH जुड़ा है, अब ये मैं बोलूँ कि एसिड है कि बेस है, कैसे पता करोगे? अगर ये H+ दे रहा होगा तो एसिड, और पूरा OH- ही डोनेट कर रहा होगा तो बेस। ये समझ में आया? तो वही मुझे यहाँ पता करना है कि हाइड्रोक्साइड मैंने दिए हैं अलग अलग एलिमेंट के। अगर मैंने 3-4 अलग अलग एलिमेंट के तुमको हाइड्रोक्साइड दे दिए, या फिर मान लो कोई एक एलिमेंट का दीजिए, इसने ए एग्जाम्पल लिया भाई, ए कोई भी मेटल नॉन मेटल जो भी कुछ लिया है, उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? OH। अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो ए है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लो मैं ए हूँ, मेरे सामने एक डंडे से जुड़ा है OH। ठीक है, अगर मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मैं इस O को नहीं जाने दूंगा ना, लेकिन वो तीसरा वाला फिर भी भाग जाएगा। अगर मेरी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यही बॉन्ड टूट जाएगा, OH और मेरा वाला। समझ में आ रहा है? तो अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो O नहीं जा पाएगा, सिर्फ H जाएगा। तो ये AOH कैसे बिहेव कर रहा है? एसिड जैसे। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो सिर्फ H जा रहा है ना, तो एसिड जैसे बिहेव कर रहा है। मान लो अगर ए की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पूरा OH चले जाएगा, तो बेस जैसे बिहेव कर रहा है। वही चीज़ यहाँ लिखी। इसी को एक साइंटिस्ट था गैलिस नाम का, उसने कैसे बताया? अब मैंने बोला ना ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो कितनी ज़्यादा? एक वैल्यू दी गई है, कितनी? 1.7। अगर 1.7 से ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो H+ जाएगा। अगर 1.7 से मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पूरे OH चले जाएगा। कोई डाउट?
ठीक है, तो देखो नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, AOH है। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये AO को अपने पास रख लेगा ना और सिर्फ H को जाने देगा, तो एसिड जैसे बिहेव कर रहा है। अगर AOH में से ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये पूरे OH को डोनेट कर देगा, तो बेस जैसे बिहेव करेगा। यही चीज़ को गैलिस ने कैसे बताया, एज पर गैलिस साइंटिस्ट है, उसने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ए की ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा, 1.7 से ज़्यादा, ठीक है, 1.7 से अगर ज़्यादा है, अगर मान लो किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो मेटल होगा कि नॉन मेटल, नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, ये मेटल होते हैं, नॉन मेटल की ज़्यादा होती है। तो मैं बोल रहा हूँ 1.7 से ज़्यादा है तो ज़्यादा नॉन मेटल्स की होती है ना। तो मोर देन 1.7 मतलब नॉन मेटल, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो या तो, ठीक है। मोर देन 1.7 किसकी होगी, नॉन मेटल की। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 1.7 है तो सिर्फ H+ डोनेट करेगा, मतलब एसिड जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अगर वहीं ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम है, मतलब मेटल है, कंपैरेटिव, है ना, और अगर ये है तो वो बेस जैसे बिहेव करेगा। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पूरे OH चले जाएगा ना, बॉन्ड टूट जाएगा। आया समझ में ये चीज़, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ये अपन ने पढ़ा हाइड्राइड का, ये अपन ने पढ़ा हाइड्रोक्साइड का। अब तीसरा पॉइंट डलेगा अपना ऑक्साइड्स का। H हो गया, OH हो गया, अब सिर्फ O और बचा ना अकेला, तो ऑक्साइड वाला पॉइंट तीसरा आएगा। ये वाला बोर्ड रब करके मैं ऑक्साइड वाला पॉइंट लिख रहा हूँ, फिर वो समझाता हूँ। वैसे ऑक्साइड्स अपन पढ़ चुके हैं कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। अगर ऑक्साइड आता है तो डायरेक्टली मेटल नॉन मेटल से देख सकते हैं, हाइड्राइड आता है तो अपन ये स्टेबिलिटी से देख सकते हैं। लेकिन हाइड्रो ऑक्साइड अगर आता है तो कैसे देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, कि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो एसिड जैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बेस जैसे, बस इतना ही है, ठीक है। मिटाऊँ ये, कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ क्या बेटा मैं, नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वही चीज़ें है ना। चलो मिटाऊँ ये सारा, चलो स्टार्ट कर रहा हूँ वाला टॉपिक, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अपन ने अभी दो पॉइंट्स पढ़ लिए, हाइड्राइड वाला यहाँ पढ़ा था और हाइड्रोक्साइड वाला पढ़ा था। तीसरा क्या होता है, ऑक्साइड। तो इस वर्ड को गोला मार्क करेंगे, ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा होगा। हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रो ऑक्साइड का मतलब OH जुड़ा, और ऑक्साइड मतलब O जुड़ा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब ऑक्साइड्स का नेचर देखो, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं। मेटल के साथ एक ऑक्सीजन लगा दिया तो मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ एक ऑक्सीजन लगा दिया तो नॉन मेटल का ऑक्साइड, ठीक है। तो ये पीरियड में लेफ्ट से राइट पे क्या होता है, इधर मेटल होते हैं, हाँ बेटा जो, इधर नॉन मेटल होते हैं। तो लेफ्ट से राइट में एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, क्यों, ऑक्साइड्स का एसिडिक है ना। ऑक्साइड हेडिंग है मतलब लिखा नहीं है मैंने, लेकिन तुमको मानना ही है। नेचर ऑफ एसिडिक, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, वो ऐसा है, ठीक है। उसको तुम एरो ऊपर करके लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो लेफ्ट से राइट में एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि ये इधर मेटल है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक, तो इधर बेसिक ऑक्साइड होगा ना। इधर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे, एसिडिक। इसीलिए लेफ्ट से राइट में एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ रहा है, वही लिखा है मैंने। और लिख दिया नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। इधर लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, राइट है, इधर मेटल आते हैं तो उसके ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल आते हैं तो उसके एसिडिक, इसीलिए लेफ्ट से राइट में एसिडिक बढ़ रहा है, ठीक है। समझ गए, लेफ्ट से राइट का क्यों लिखा है ऐसा, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। इधर बोर्ड पे देखते हो बेटा, बाद में लिख लेना, ठीक है। अब टॉप से बॉटम, लेफ्ट से राइट वाली चीजें देख ली, टॉप से बॉटम। टॉप से बॉटम मेटेलिक का क्या होता है, मेटलिक इंक्रीज होता है ना, तो टॉप से बॉटम में मेटलिक इंक्रीज होता है तो नीचे वाला सबसे ज्यादा मेटल होगा, तो ऊपर वाला बोलूँ ना लेस मेटल, या फिर कंपेयर ही करना है तो नॉन मेटल डाल दो, है ना। मोर मेटल लेस मेटल, लेस मेटल को नॉन मेटल बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छे फॉर्म में आता है, तो वही लिखा है मोर मेटल लेस मेटल, तो लेस मेटल को नॉन मेटल डाल दिया। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। तो टॉप से बॉटम आने पे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड कम हो रहा है, बेसिक बट रहा है ना, तो वही लिखा है टॉप से बॉटम आने पे बेसिक नेचर इंक्रीजेस या फिर एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, जो भी तुम लिखना चाहो, ठीक है। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये इसका रीजन है। मेटलिक बढ़ रहा है तो मेटलिक का एसिडिक बेसिक होगा, ठीक है, चलो बेसिक होगा।
अब ये जो अगला पॉइंट लिखा है, ठीक है, चलो लेफ्ट से राइट वाली चीज़ पहले ये देख लेते हैं, फिर ये वाला देखते हैं। लेफ्ट से राइट में मैंने लिख दिया लाई बे बैकनॉफनी। इधर वाले बोलता हूँ मेटल है, इधर वाले बोलता हूँ नॉन मेटल है। कोई एकदम डिमार्केशन नहीं है ना कि यहाँ मेटल खत्म, यहाँ से नॉन मेटल शुरू, धीरे धीरे ट्रांजिट करते हैं। तो बीच वाले कुछ एलिमेंट ऐसे आएंगे जिनमें थोड़ी मेटल की प्रॉपर्टी होगी, थोड़ी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होगी, उनको क्या बोलते हैं अपन? मेटलॉइड्स। तो मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल। तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। नॉन मेटल के कैसे होते हैं? एसिडिक। तो अगर कोई बीच वाले ऐसे आ रहे हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टी है, तो वो एसिडिक भी होगा, बेसिक भी होगा ना। तो जो एसिडिक बेसिक दोनों होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। ये वर्ड का अगर नहीं मतलब वहाँ याद रहता है तो लिख लेना, बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। कभी कभी एसिडिक ऑक्साइड जैसे बिहेव करेगा, कभी कभी बेसिक ऑक्साइड जैसे बिहेव करेगा। ये चीज़ समझ गए? मेटल है तो बेसिक, मेटलॉइड हो गए तो मोस्टली ये, और नॉन मेटल होगा तो ये। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब उसी का एग्जाम्पल दिया, चलो उसको एग्जाम्पल ये इससे लेते हैं ना। चलो जैसा भी है कर दें, ये भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड मतलब क्या? ऑक्सीजन। पूरी पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन कहाँ आता है? ये यहाँ पे कहीं बैकनॉफनी के ओ में। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन आ रहा है, एफ ब्लॉक बहुत दूर है उससे, पी ब्लॉक की चीज़ें थोड़ी पास में, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन से अगर कोई एलिमेंट जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा कि बेसिक? उसका ऑक्साइड। देखो ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से अगर कोई इधर वाला एलिमेंट ले लिया मैंने कोने वाला, तो ये इधर वाले मेटल होते हैं ना, तो मेटल का ऑक्साइड। और अगर मान लो यहीं का कोई सा ले लिया तो नॉन मेटल होते हैं, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन से जो जितना ज़्यादा पास में होगा वो उतना ही ज़्यादा कैसा होगा? एसिडिक ऑक्साइड। और ऑक्सीजन से जो जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही ज़्यादा कैसा होगा? बेसिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि दूर मेटल होते हैं और पास में नॉन मेटल होते हैं, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक और दूर वाले का बेसिक। वही पॉइंट लिखा है, व्हेन इन पीरियोडिक टेबल द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द ऑक्सीजन। कोई भी एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच में, कोई भी एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बेसिक। क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस मतलब मेटल हो गया ना दूर, तो इसीलिए बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लिखा है। अब इसी चीज़ को मैंने ये दो पॉइंट में लिखा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, देखो अगर ऑक्सीजन के आसपास है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके आसपास वाली होगी ना। मैं बोल रहा हूँ इधर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के आजू बाजू वाले की उससे थोड़ी ज़्यादा या थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर कोई इधर का एलिमेंट ले लो तो उसकी तो ज़्यादा ही कम हो जाएगी ना, तो गैप ज़्यादा आएगा। तो ये एलिमेंट मतलब एक्स है और एक्स ओ मतलब ये, तो एक्सओ और एक्स है, ये एलिमेंट और ऑक्सीजन के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक, क्योंकि वो मेटल होगा। आया समझ में? पक्का? अगर वही गैप कम हुआ कि मान लो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके जस्ट बाजू वाला ले लिया मैंने, बैकनॉफ BCNO, कार्बन या नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड या कार्बन का ऑक्साइड, तो ये तो पास पास में ही होगा ना, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी ज़्यादा गैप नहीं होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप स्मॉल है तो ऑक्साइड कैसा होगा? एसिडिक। ये इससे भी देख सकते हो कि पास में होगा तभी गैप कम होगा, और पास में कौन होता है? नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक। क्लियर है? वही चीज़ को घुमा फिरा के वो पूछता रहता है, इसीलिए हर तरीके से लिख दिया गया है। कोई डाउट? पक्का? तो ये दो पॉइंट इसी का एक्सप्लेनेशन था। अब उसी का एक एग्जाम्पल देखो, ये रहा NO2 ZNO K2O। के क्या है? मेटल। देखो तीनों में ऑक्सीजन आ रहा है तो ऑक्सीजन तो यही है ना, फिक्स कर दिया। के एस ब्लॉक का है, फिर जिंक मेटल है, लेकिन बोला था ना एफ वाले मेटल होते हैं, पी वाले नॉन मेटल होते हैं, लेकिन डी वाले तो मेटल ही है ना, बताया था। तो अगर ऑक्सीजन यहाँ है, के उधर आ गया, जिंक यहाँ है, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो एकदम पी के पास में आ गया ना, तो जिंक यहाँ है, के वहाँ है, और एक और क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो इसके जस्ट पास में। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये ऑक्सीजन अगर पोटेशियम के साथ ऑक्साइड बना रहा है, एक बार जिंक के साथ बना रहा है, एक बार जस्ट इसके पास में जो रखा है नाइट्रोजन के साथ बना रहा है, तो किसका ऑक्साइड कैसा होगा? पास वाला सबसे कैसा होगा? एसिडिक। सबसे दूर वाला सबसे बेसिक। तो पोटेशियम वाला बेसिक होगा, फिर ये, लेकिन एसिडिक का ऑर्डर पूछा था तो एसिडिक यही होगा ना। पक्का? एसिडिक, फिर कम एसिडिक, फिर कम, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो ये जो तीन चीज़ें थी कि ये वाला पॉइंट, ये तीनों आपस में कोरिलेट, समझ गए ना? ये एक्स से इसको लिखा था अगर वहाँ के लिए बात करता हूँ, और इसको XO लिखा था अगर वहाँ के लिए बात करता हूँ। यहाँ उसने गैप से बता दिया कि डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? ये वाला पॉइंट हो गया।
फिर अब यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स और हैं अपने पास। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड। देखो बताया ना तुम लोगों को मैंने 4 चीजें। अगर हाइड्राइड होता है तो सिर्फ H लगता है, ऑक्साइड होता है तो O लगता है, हाइड्रो ऑक्साइड होता है तो OH लगता है। लेकिन कभी ये वर्ड है ना ऑक्सी एसिड, देखो 4 वर्ड्स मिले अपने को नए। अगर ऑक्साइड होता है तो क्या लगता है O, हाइड्राइड होता है तो क्या लगता है H, हाइड्रो ऑक्साइड होता है, हाइड्रो ऑक्साइड तो क्या लगता है OH, हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन अगर वो बोलता है ऑक्सी एसिड तो ऑक्सी जो वर्ड जहां भी आएगा ना ये ऑक्सी वर्ड आएगा। तो ऑक्सी का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट मैंने X ले लिया उस पर एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए। और एसिड का मतलब H+ डोनेट करने वाला, मतलब एक OH भी साथ में रहेगा। ये H+ डोनेट कर देगा तो ये H+ डोनेट कर देगा, H डोनेट। और ऑक्सी का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड O। तो जब भी ये वर्ड आ रहा है ऑक्सी एसिड मतलब उस कंपाउंड में ये होना चाहिए। जैसे H2SO4 अपन लिखते हैं तो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या है, H2SO4 ऑक्सी एसिड है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड O और OH और OH। तो ये ऑक्सी वाला पोर्शन हो गया और ये एसिड वाला पोर्शन हो गया। आया? तो ये चीज लिख लेना, ये जो लिखा है ना मैंने अलग से, ये ठीक है। तो अभी ये नया वर्ड आया ना, 3 अपन पढ़ चुके हैं, चौथा आया है, इसको चौथा ही वर्ड पॉइंट डाल लो भले अगर डालना है तो। 3 पॉइंट डाल लिए थे ना, नेचर ऑफ ये, नेचर ऑफ ये, नेचर ऑफ ये। तो चौथे में क्या डालोगे, नेचर ऑफ कुछ नहीं लिखा है तो ना ऑक्साइड ऑक्सी एसिड को थोड़ा कंपेयर कर दिया है। ऑक्साइड मतलब O, ऑक्सी एसिड मतलब डबल बॉन्ड O लगना चाहिए और एक OH इधर आएगा, ठीक है। बट ऑक्सी वर्ड को समझाया बस उन्होंने, ऑक्सी मतलब ये, ठीक है। अगर कभी भी ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड आ रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर के। कुछ आया समझ में? ये कुछ आया समझ में? पक्का? चलो आगे, चलो बढ़िया है फिर तो ऐसा, ठीक है। अब ये कोई एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, BCN ऐसे चलते ना। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक। या फिर इसको ये देख लो ना, ऑक्सीजन अगर यहाँ आ रहा है तो उसके पास में नाइट्रोजन है, कार्बन थोड़ा और दूर हो जाता है, बोरॉन थोड़ा और दूर हो जाता है, तो दूर वाला कैसा होगा बताया ना अभी, बेसिक। जो जितना ज्यादा पास में उतना ज्यादा एसिडिक, तो जो जितना ज्यादा पास में उतना ज्यादा एसिडिक, एसिडिक, ठीक है। फिर ये लिखते ना अपन बैकनॉफनी वाला, बैकनॉफ। तो ऑक्सीजन ये रहा, एक बार ऑक्सीजन को नाइट्रोजन के साथ बनाया इसने, एक बार ऑक्सीजन को कार्बन के साथ बनाया, एक बार ऑक्सीजन को बोरॉन के साथ बनाया। तो बोरॉन सबसे दूर हो गया ना। और दूर कौन होते हैं, मेटल्स सबसे ज्यादा अगर बोलोगे तो। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। तो इसीलिए ये बेसिक होगा, ये एसिडिक है। क्लियर हुआ? अगर कंपेयर करोगे तो, या कम एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, ठीक है। अब एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के भी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है, या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी चीज पे, मान लो मुझे इस पे निकालना है तो इसके लिए यही करूँगा ना, हाइड्रोजन की +1 होती है, प्लस क्लोरीन की नहीं पता तो X, मतलब जिसकी निकालनी हो क्लोरीन की निकालता है, सेंट्रल एटम की निकाली जाती है हमेशा, ठीक है। फिर एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 4 के कितने हो जाएगी, 4 2 8, तो -8 = 0। तो X की वैल्यू क्या आएगी, 8, -8 उधर जाएगा तो 8, ये +1 उधर जाएगा तो -1, और ये क्या हो गया 7। तो इस पे क्लोरीन क्या आया, +7। इसको डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ ना, ऑक्सीजन का डबल किया, 4 2 8, 8 - 1 हाइड्रोजन कर दिया 7, 3 2 6, 6 - 1 5। तो इस पे सीधा क्या आ गई 5। ये जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा। और ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन मुझे पता है माइनस होता है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और हाइड्रोजन इधर प्लस होता है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए। 2 to the 4 - 1 3, और 2 - 1 1। तो जिसपे जितना ज्यादा प्लस चार्ज वो उतना ही ज्यादा एसिडिक, ये याद रखना, ठीक है। देखो हाँ, जिसपे जितना ज्यादा प्लस चार्ज वो उतना ही ज्यादा एसिडिक है, जिसपे जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। ये सब में वैलिड है एक्सेप्ट दिस, इसमें उल्टा हो जाएगा।
इसमें देखो ऑक्सीजन 2, तो 2 2 4, 4 - 3 1, तो इस पे फॉस्फोरस पे क्या आया +1, 3 2 6, 6 - 3, इस पे क्या आया +3, 5 2 10, 10 - 3 +7। तो होने ही सबसे ज़्यादा एसिडिक ये चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये है। तो फॉस्फोरस वाला एक्सेप्शन में आता है, याद रखना। इसका रीज़न ऑर्गेनिक से दिया जाता है, एम इफेक्ट से इन तीनों के स्ट्रक्चर बनते हैं, फिर एम इफेक्ट लगता है, फिर वहाँ पे रिपल्शन के कारण या स्टेरिक हिंड्रेंस, बहुत सारे रीज़न आते हैं 1-2, तो उसकी वजह से ऐसा है। तो तुम अभी बस ये डायरेक्टली याद रखो कि नाइट्रोजन के नीचे जो आता है फॉस्फोरस, वो एक एक्सेप्शन में जाता है प्लस वाले चार्ज में, बाकी सारे नॉर्मल है। बाकी सब में जिस पे जितना ज़्यादा प्लस हो उतना ज़्यादा एसिडिक, समझ गए, एक्सेप्ट दिस वन, फॉस्फोरस वाला केस। क्लियर हुआ है सब लोगों को? ठीक है। फिर हाँ, एक चीज़ ये वाला पढ़ते हैं, फिर ये वाला पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एसिडिक ही था तो ये पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये पुराने वाले भी सारे सुन लो, तुम लोगों ने शायद पॉइंट लिखा था बट सुना नहीं था, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट से राइट में, हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट से राइट में भी बढ़ती है, हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप से बॉटम में भी बढ़ती है। ये याद रखना पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बहुत सारे स्टार किए। हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ इधर भी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी, ठीक है। इधर से इधर क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ऊपर से नीचे मेटल बढ़ता है, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आता है और हाइड्राइड H- के फॉर्म में निकलेगा, H+ नहीं निकलता, इसीलिए फिर H- निकल रहा तो बेसिक हो गया, एसिडिक बढ़ता है। ठीक है, तो हाइड्राइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप से बॉटम में भी बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट में भी बढ़ता है, याद रहेगी ये चीज़ें, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, सुन लेना। ये अपना हो गया एसिड एसिड वाला पोर्शन। अब बेस वाला पोर्शन देखते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा। देखो ये एग्जांपल है हाइड्राइड्स की, ठीक है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। अब जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतना ही कम बेसिक, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ये, फिर ये, फिर ये। इसको जब कॉन्सेप्ट से सीखने जाओगे तो एसिड मतलब क्या होता है? H+ डोनेट, तो H+ जब डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा? F-, ये OH- बनेगा और ये क्या बनेगा? NH2-। H+ डोनेट करने के बाद अब मान लो तीनों ने एक एक H+ डोनेट कर दिया, तो तीनों पे क्या आ गए? एक एक माइनस आ गए सर पे। अब जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उस माइनस को उतने ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस को ले लेता है ना। तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो माइनस को अपने पास रख लेगा आराम से, तो इस पर माइनस शो नहीं होगा इतना। फिर ये कम रख पाएगा उससे, और ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है तो और कम उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो इस पर सबसे ज़्यादा माइनस शो होगा। जिस पे जितना ज़्यादा माइनस वो उतना ज़्यादा बेसिक, जिस पे जितना ज़्यादा प्लस वो उतना ज़्यादा एसिडिक। तो रीज़न से ऐसे देख लोगे, वरना सीधा देख लो कि जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतना कम बेसिक, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो उतना कम बेसिक, ठीक है। तो उस माइनस वाला पॉइंट लिखवाना है कि समझाना है? देख, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक हो। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना कम बेसिक होगा। बेसिक में इनवर्स और एसिडिक में डायरेक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो सबसे कम बेसिक होना चाहिए। और फिर ये अब इसका जब रीज़न सुनोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे, तो वो ऐसे कि H+ निकाला, H+ निकाला, H+ निकाला, माइनस आए। अब ये माइनस से फिर चेक किया जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मान लो तीनों के सर पे एक एक माइनस रखा है मैंने, तो फ्लोरीन उस माइनस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा ना। ऑक्सीजन में वो आधा बाहर रह जाएगा, आधा उसके सर में जाएगा, और इस पर अधिकतर बाहर रह जाएगा, थोड़ा बहुत ही सर में जाएगा। तो जिस पे जितना ज़्यादा प्लस दिखता है वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है, जिस पे जितना ज़्यादा माइनस दिखता है वो उतना ज़्यादा बेसिक, और जिस पे जितना ज़्यादा प्लस दिखता है वो उतना ज़्यादा एसिडिक। ये रूल है पूरी ऑर्गेनिक में एसिड बेस निकालने का, जितना प्लस उतना एसिडिक, जितना माइनस उतना बेसिक, ठीक है। तो वही रीज़न यहाँ भी लग रहा था। क्लियर है? फिर ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा क्लियर, ये सारा पढ़ा दिया है। हाँ, ये वाला पॉइंट याद रखना है, हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट से राइट में भी बढ़ेगी, टॉप से बॉटम में भी बढ़ती है। क्लियर है?
ठीक है। अब एक चीज़ और अपने को एक पॉइंट लिखना है, वो ये लिख लिया है ना सब लोगों ने, ठीक है। ये बीच का एक पॉइंट मिटा के मैं 2 ऑर्डर लिखने हैं बस, ठीक है। उसके बाद एक क्लास और रहेगी बस इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, छोटी सी अपनी, वो कल हार्डली आधे घंटे का टाइम और मुझे चाहिए मॉर्निंग में, आधे 1 घंटे का, तो कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो मिटाऊँ ये, इसमें जो भी ब्लू से ये नोट कर लिया, करो ये वाला पोर्शन नोट करो, जो मैंने ब्लू से अलग किया है वो सारे नोट कर लो जल्दी। ऑक्साइड को गोला मार्क करके वो लिखा था पहले, तो वो लिखो, फिर एसिडिक को अंडरलाइन, ये बीच वाला लिखो। अच्छा तुम लोग भी ये चीज़ लिख लो सारे पीछे वाले, आ जाओ बताओ, ये चीज़ लिख लो, ये मेरी मॉर्निंग वाली क्लास चल रही, बैठो। ये वाला पोर्शन लिख लेना सब, कि ऑक्साइड मतलब O, हाइड्राइड मतलब H, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, और ऑक्सी एसिड मतलब ये। क्या कहाँ पे लिखा है ये इसका मतलब ये है कि मान लो पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन ये है, ऑक्सीजन से कोई एलिमेंट जितना ज़्यादा दूर होगा उसका जब ऑक्साइड बनेगा तो वो बेसिक होगा, और जो इस ऑक्सीजन के जितना पास में होगा और इसका अगर ऑक्साइड बनता है तो वो एसिडिक होगा। ये अपन ऐसे भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन से दूर मेटल होते हैं ना, ऑक्सीजन से सबसे दूर मेटल होते हैं, तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। तो वही लिखा है कि जो जितना ज़्यादा दूर का मतलब ये भी समझ सकता हूँ ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप, कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन में दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप आ रहा है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक। या फिर ऐसे देख लो डिस्टेंस, जितना दूर उतना बेसिक, और जो जितना पास में होगा वो जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ पॉइंट में शिफ्ट होती है बस 0.5 करके, तो पास में तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप कम है तो एसिडिक। या फिर बोलो नॉन मेटल है ना पास वाला, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। तो वही पॉइंट लिखा है, व्हेन इन पीरियोडिक टेबल द डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेस। डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेस, हाँ आ जाओ। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस, और उसी पॉइंट को फिर ये लिखते हैं अपन एक्सो एक्सेस है, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी इंक्रीज तो भी बेसिक इंक्रीज, सेम बात है, ठीक है। ये ब्लू वाले छापे सब लोगों ने, मिटाऊं चलो 2 ऑर्डर और बचे अपने, F2 Cl2 ब्रोमीन और आयोडीन, एक है HF HCl HBr और HI, किसके ऑर्डर हैं, रिएक्टिविटी के। चलो इधर देखो सारे, इधर 2 रिएक्टिविटी के ऑर्डर और छूटे हैं इस पोर्शन से, उसके बाद फिर वो दूसरा मतलब स्केल्स आ जाएगी, तो वो स्केल अपन अगले बोर्ड पे पढ़ते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी के ऑर्डर ये है, फ्लोरीन, अगर सिर्फ इंडिविजुअल पूछा जाए तुमसे हेलोजेंस में कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो फ्लोरीन, सबसे कम कौन है, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये नॉर्मल हेलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। लेकिन अगर इनके हैलाइड्स का पूछा जाए तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा हो जाता ना, इसमें गैप बना के बताया था, इसके गोले ऐसे रहेंगे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मतलब क्या, अपने बॉन्ड तोड़ के किसी के साथ रिएक्शन करना, तो वो यही कर पाएगा ना सबसे ज्यादा। तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा और इसमें ये होता है, फ्लोरीन हाईएस्ट रिएक्टिव होता है, क्लियर है। तो अगर ये 2 ऑर्डर आते हैं तो लिख लो है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन खत्म होता है, फिर अगले पोर्शन में अपन क्या करेंगे, कुछ मोलिकन स्केल, पॉलिंग स्केल और कुछ 1-2 और ऐसे फॉर्मूले वाली चीज़ें, बस उनको समझना है, उनसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आते हैं अपने नीट में, सिर्फ जैसे समझा दूंगा मैं और नोट डाउन करवा दूंगा, ताकि तुमको पता रहे कि हाँ ऐसा कुछ होता है, कि गैप इतना ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, गैप कम रहता है तो क्या होता है, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी तक में कोई डाउट, पक्का। और एक या तो ये ट्राई कर लेंगे कि जब ये खत्म होगा तो जितने भी ऑर्डर्स हैं ना स्टार्टिंग से, कि एटॉमिक का लेफ्ट से राइट में क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम में क्या हो रहा है, नेगेटिविटी का लेफ्ट से राइट टॉप से बॉटम क्या हो रहा है, एफिनिटी का लेफ्ट से राइट टॉप से बॉटम में क्या हो रहा है, फिर जितने भी अपन ने पढ़ा उनके लेफ्ट से राइट टॉप से बॉटम, ये वैसे तो बुक में भी बनाया, तुम जो बुक लगाओगे ना कोई से भी, उसमें अगर रिवीजन वाली बुक है तो उसमें एक पेज पे बना हुआ है कि लेफ्ट से राइट में क्या है, लेकिन वो मैं एक बार बोर्ड पे भी बना के समझा दूंगा, ठीक है, वो सब लोगों को साथ में पढ़ा दूंगा, क्लियर कर